वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ लर्नर्स। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म, ये लॉ लर्नर्स के चैनल आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज फैकल्टीज़ के लिए बनाया है कि बहुत सारी हमें हमें पता है कि हमारे इंडिया में कितना टैलेंट है, लेकिन देयर आर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारी टीम, मतलब जो वेल डिजर्विंग फैकल्टीज़ मेरी टीम में है, और हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग सबसे पहले आप लोगों का एपीयू का कोर्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, देखिए, पहले आप लोग एक चीज़ समझिए, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। एक तो स्टूडेंट्स वो होता है कि जिसने पढ़ रखा है लेकिन उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। टेंशन हो रही है कि एपीओ का नोटिफिकेशन आ चुकी है, एग्जाम जनवरी 2025 में होने वाला है। तो अब उनको क्या टेंशन है कि हम रिवाइज कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, ठीक है, उनको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है। एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं कि जो अभी न्यू कमर हैं, या उनको अभी वो लोग कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या दे आर मे बी मैनी रीजंस, तो जिसकी वजह से अभी वो उन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है उनकी। और लेकिन उनको ये है कि हमें एपीओ का जनवरी में एग्जाम में अपीयर होना ही होना है। तो वो भी ढूंढ रहे हैं कि हम तैयारी कहाँ से करें। तो I am here, my team is here, trust me, and today only subscribe my channel। एंड आज ही आप हम लोग से जुड़ जाइए और देखिए, हम लोग आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम लोग पूरी टीम आपका फुल कोर्स कवर कराएगी विथ एमसीक्यू सीरीज। एंड साथ साथ लास्ट में 15 डेज में आपका रिवीजन सीरीज चलेंगी। तो प्लीज़ डोंट मिस योर क्लासेस। एंड मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप लोग अगर रेगुलरली एक वीडियो भी अगर आप लोग प्रॉपरली करते हैं, तो आई गारंटीड कि आप एपीओ का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके आगे। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, आप लोग इसको ज्वाइन करिए, वीडियो लेक्चर को अटेंड करिए अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, कि यू कंटिन्यू योर प्रिपरेशन विद अस, राइट। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट स्टार्ट विथ टुडे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जैसे कि आप लोग इसका देखिए, ये दो एक्ट है। सबसे पहले एक्ट आया था 2000 में, और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 2015 का एक्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो अर्लियर एक्ट था दैट वाज रिपील्ड। अब बात यहाँ पे क्या होती है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, राइट। अब हमें, क्योंकि एपीओ का सिलेबस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, तो हमें पूरे 10 चैप्टर्स पढ़ के नहीं जाने हैं। जो सिलेबस में जितना दिया गया है हमें उतना ही पढ़ना है। लेकिन क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इस बात से आप बिल्कुल मतलब इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में आ सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग क्या क्या एपीओ के पर्पज से, एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। देखिए, देयर आर 3 चैप्टर्स, चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, जो एपीओ जुडिशरी सॉरी एपीओ के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चैप्टर 1 के जो सेक्शंस हैं दैट इज सेक्शन 1 and 2, चैप्टर 3 के सेक्शन 4 to 9, एंड चैप्टर 4 इज सेक्शन 10 to 26, राइट। तो यहाँ हम लोग को इतनी क्लैरिटी मिल चुकी है कि हम लोग एग्जाम के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसके नाम पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो जुवेनाइल कौन होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है, क्योंकि इस एक्ट का नाम जुवेनाइल रखा गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, जुवेनाइल कौन होता है, इसकी डेफिनेशन हमें अपने एक्ट के अंदर मिलेगी, लेकिन एक्ट पे आने से पहले मैं आपका पूरा बैकग्राउंड बनाना चाहूंगी, जिससे क्या है कि बेयर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, किस पैटर्न पे, किस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, उसकी एक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर मैं आपको सीधे बेयर एक्ट पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहले आप समझिए व्हाट वाज द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव, कि क्यों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी हमारे सामने। तो देखिए, जुवेनाइल कौन होता है, एक डेफिनेशन आपको मिलेगी यहाँ पर आपके एक्ट में चाइल्ड, और एक डेफिनेशन मिलेगी जुवेनाइल। तो देखिए, चाइल्ड के डेफिनेशन में हम लोग जब रीड करेंगे, तो चाइल्ड तो वो है डेफिनेशन में एक नॉर्मल चाइल्ड, ठीक है। अगर जहां पर वर्ड जुवेनाइल यूज हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है, इसलिए उसको जुवेनाइल बोला जा रहा है।
एज पर दी एक्ट, इस लॉ के अकॉर्डिंग उस बच्चे को जुवेनाइल की कैटेगरी में डाला जाएगा। एंड अब जुवेनाइल के साथ जस्टिस क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जुवेनाइल के साथ जस्टिस नहीं हो रहा कहीं ना कहीं। उस बच्चे वो बच्चा, उस बच्चे ने ऑफेंस क्यों किया? कहीं ना कहीं उसके पीछे एक सोसाइटी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। हमारे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा होगा, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हुई हैं और फंडामेंटल राइट्स दी गए हुए हैं। तो ये क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है स्टेट के ऊपर भी और पेरेंट्स के ऊपर भी कि आप बच्चे को प्रॉपर केयर दें। हमारे एक्ट क्या कहता है? केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। जब बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन नहीं मिली तब जाकर उसने कोई क्राइम कमिट किया। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं आपको सिर्फ टाइटल समझा रही हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों, मतलब इसका नाम ऐसा क्यों रखा, क्योंकि वो जुवेनाइल है। जुवेनाइल वो इसलिए, उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया है तो उस बच्चे को नाम जुवेनाइल दे दिया। हम उसको एक्यूज नहीं बोलेंगे। क्योंकि क्यों उसको एक्यूज नहीं बोलेंगे? क्योंकि अगर हम उसे नॉर्मली और लोगों की तरह, जैसे एक एडल्ट पर्सन है 18 से ऊपर, हम उसको एडल्ट मतलब मेजर मानते हैं। तो मानिए उसने कोई क्राइम कमिट किया तो उसको तो जेल वो जाएगा ही जाएगा। अब आप उठा के, बच्चे ने कोई क्राइम कमिट किया है, उसको आप अगर मानिए सेंट्रल जेल भेज दिया आपने, तो क्या होगा? मानिए उसको अभी और कैसे फर्दर क्राइम्स कैसे करने हैं, अभी उसको वो नॉलेज नहीं है, तो वो वहां जाके सब सीख जाएगा। जो वहां ऑलरेडी जो क्राइम करे बैठे हैं लोग, उनके साथ वो सब सीख जाएगा कि कैसे नाइफ को शार्प करना है, कैसे जेल से भागना है, सब कुछ वो सीख जाएगा वहां पर। तो हम एक बच्चे को उस जेल में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो अभी वो बच्चा है, वो छोटा है, उसके पास अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसको हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, रेशनल जजमेंट। रेशनल जजमेंट का मतलब होता है कि बच्चा अभी जो वो एक्ट कर रहा है उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर नहीं है कि वो जो एक्ट कर रहा है। देखिए, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर बच्चे को, जो वो एक्ट कर रहा है, अगर उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि हाँ ये करने से ये चीज होगी, तब तो उसको फिर चाइल्ड नहीं माना जाएगा, उसको चाइल्ड की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा। ये भी एक, ये बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ था इसके बीच में। तब यहाँ पर कोर्ट ने कहा था, अगर बच्चे को वो जो भी एक्ट कर रहा है, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस की अवेयरनेस है, उसके पास इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी वो कर रहा है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, तो फिर हम उसको, बच्चे को जुवेनाइल नहीं ट्रीट करेंगे, उसको एक नॉर्मल एक्यूज की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा निर्भया केस, और ये मतलब बहुत सारे केस हैं, यहाँ पे मैं भी इतना नाम नहीं ले रही हूँ। तो वहां पर ये सारी चीजें वहीं से निकल कर आई हैं कि क्या बच्चे को, अब जैसे वो एक सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हुआ कोई बच्चा, ठीक है, ठीक है, वो अपने जो भी उसके साथ में और लोग इन्वॉल्व है वो उनको देख के कर रहा है, पर उसको क्या उस बात की नॉलेज है कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? क्या वो इस बात से अवेयर है कि ये जो एक्ट है ये कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या इसका वायलेशन ऑफ लॉ है? तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देना होता है कि बच्चा एक, ये अभी चाइल्ड की कैटेगरी में ही आएगा, या फिर हम इसको एक एज एन एक्यूज, एक मैच्योर मतलब अबव 18 ही ट्रीट करें। तो ये उसके रेशनल जजमेंट पर ट्रीट होगा। इसका एक टेस्ट होता है बच्चों का, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी थिंकिंग लेवल, उसका मेंटल एबिलिटी देखने के लिए कि वो बच्चा कितना, क्योंकि आजकल का जो माहौल है जिस तरीके से कि लाइक, अगर हम अपनी बात करें तो जब हम छोटे थे तो हम लोग इतने मैच्योर नहीं थे, लेकिन आजकल के बच्चे, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे को ये पता है कि कैसे मोबाइल चलाना है, कैसे चार्जर लगाना है, मतलब उसको सब कुछ पता है। वो एबीसीडी बोलना नहीं जानता, लेकिन वो फोन क्लिक करना जानता है, वो एप्स खोलना जानता है, गेम्स खेलने जानता है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है उसको? मीन मे बी, माइट बी ही इज नॉट अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसको नहीं पता ज्यादा मोबाइल चलाने से क्या होगा, उसे नहीं पता। ठीक है, बस वो पता है मेरे पेरेंट्स चला रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स चला रहे हैं, तो वो भी चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये नहीं है कि बच्चे को एडल्ट ट्रीट कर देंगे, क्योंकि उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। सिमिलरली इस एक्ट में बात की गई है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, मैं आप लोगों को एक थ्योरी का नाम बता रही हूँ। एक थ्योरी होती है लोम्ब्रोसो थ्योरी। आप लोग स्क्रीन पे देखिए, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू।
यस। तो जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की केयर नहीं हुई, बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं मिली, तभी वो जुवेनाइल शायद बन गया आज के टाइम पे। ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसी का ब्रेकअप किया है पूरा, तो जो आप लोगों के सामने है। अब मैं जिस थ्योरी की बात कर रही हूँ, दैट इज लोम्ब्रोसो। ये एक, जो लोम्ब्रोसो थे, इन्होंने ये आर्ग्यू किया क्या, कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनका कहना क्या था कि क्रिमिनल्स जो है, क्रिमिनल सोसाइटी नहीं बनाती है, क्रिमिनल्स आर बॉर्न क्रिमिनल्स। वो लोग, मतलब उसका कहना का मतलब ये है कि वो लोग पैदाइशी क्रिमिनल पैदा होते हैं। लेकिन हम इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा एक क्रिमिनल बॉर्न नहीं हो सकता, उसको सोसाइटी क्रिमिनल बनाती है। राइट, उसके एनवायरनमेंट उसको क्रिमिनल बनाती है। लाइक अब दो बच्चे हैं और पेरेंट्स जो है उनमें आपस में उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक को फेवर कर रहे हैं, एक को फेवर नहीं कर रहे हैं, या हमेशा एक की डांट लगाते हैं, एक की नहीं लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बच्चे के अंदर ना एक एक डिप्रेशन टाइप आता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड बिल्डअप होने लग जाता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन जाके फिर हमारे सामने आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें आपने देखा था, देखा हो कि वो मदर ने आकर बच्चे से फोन ले लिया था। अब बच्चा, और उसके हाथ में किताब लेके बैठा दिया कि तुम अपनी पढ़ाई करो, और मदर फोन में लग गई। तो अब बच्चे के अंदर, अंदर ही अंदर इतना गुस्सा उसके अंदर डेवलप हो रहा था कि वो उठ के गया, और वो वहां से अपना बैट बॉल वाला बैट लेके आया, और उसने अपनी मदर को हिट कर दिया, एंड शी डाइड। तो बच्चे को नहीं पता है कि ऐसे हिट कर देने से मेरी मदर के साथ क्या हो गया, क्योंकि उसको तो सिर्फ अपना एक टारगेट दिख रहा है, मोबाइल, उसको मोबाइल चाहिए, दैट्स इट, उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। तो यहाँ पर आप बच्चे को एज एन अडल्ट ट्रीट नहीं कर सकते हो। राइट। तो इसीलिए अब यहाँ पर अगर मैं इन लोम्ब्रोसो की थ्योरी की बात करूं, तो हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि बाय बर्थ कोई भी बच्चा क्रिमिनल पैदा नहीं होता। उसका एनवायरनमेंट, उसके उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी सिचुएशन, वो कैसी परिस्थितियों में बड़ा हुआ है, कैसी परिस्थितियों में वो पला बड़ा, उसको कैसी उसकी पेरेंटिंग हुई है, इस बेसिस पर डिसाइड होता है। ठीक है। अब यहाँ तो मैंने आपको ये थ्योरी डिस्कस की है, थोड़ा ब्रीफ आइडिया, दिस इज अ थ्योरी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि क्यों, क्या जरूरत पड़ी एक्ट को लाने के लिए, तो ये हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहली बात, जो जुवेनाइल है, जो बच्चा है, क्राइम कमिट कर चुका है, उसको जुवेनाइल नाम दे दिया है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब इस एक्ट का पर्पस समझिए, ये एक्ट लाया क्यों गया है, क्योंकि बच्चे को केयर नहीं मिली थी, बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं मिली थी, इसलिए वो जुवेनाइल बना। ठीक। तो अब इस एक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे को केयर प्रोवाइड करे, बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, इसलिए ये एक्ट लेके आया गया। तो सबसे पहला पर्पस क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। हम जुवेनाइल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि जस्ट पहली बात तो बच्चे को जुवेनाइल बनना ही नहीं देना है, हमें प्रिवेंट करना है बच्चे के। अगर हम बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन देंगे, तो बच्चा कभी जुवेनाइल में कन्वर्ट नहीं होगा। राइट। उसके साथ जस्टिस होगा, अगर पेरेंट जस्टिस करेंगे, सोसाइटी जस्टिस करेगी बच्चे के साथ में, तो वो कभी जुवेनाइल नहीं बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहला पहला पॉइंट क्या हो गया पर्पस का, कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, कि हमें प्रिवेंशन, हमें उसका बचाव करना है। नाउ सेकंड थिंग इज, हुआ अगर मानिए उसने क्राइम कर भी दिया है, और अब वो जुवेनाइल की कैटेगरी में आ चुका है, उसने क्राइम कमिट कर दिया, इसलिए हम उसे जुवेनाइल कह रहे हैं। तो अब हमें उसको कैसा ट्रीटमेंट देना है, तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि रिहेबिलिटेट सेंटर्स होते हैं, वहां पर बच्चे को रखा जाता है। क्यों वहां पर रखा जाता है, कि बच्चे के अंदर सुधार, उसको हिंदी में सुधार गृह भी कहते हैं, कि बच्चे को हम सुधार कर उसको वापस सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें। ये नहीं, अगर
अगर हमने मानिए उसको जेल में डाल दिया, तो जेल में डालने से क्या होगा, एक कल को वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन जाएगा। तो इसीलिए बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अलग बनते हैं, वहां बच्चे को रखा जाता है। और वहां उनको प्रॉपर गाइडेंस, उनको अच्छी अच्छी जिस जो भी उसका इंटरेस्ट है, लाइक उसको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग या डांसिंग सिंगिंग जो भी जैसा भी है, वो चीज़ उसको प्रोवाइड करके उसकी जो गंदी हैबिट्स हैं उसको बदला जाता है। और वो उसको हम, और बात यहाँ पर क्या है कि इस चीज के लिए ना एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पूरा बनाया गया है। कि मानिए अगर कोई बच्चे ने क्राइम किया किया भी है, तो उस बच्चे को जो पुलिस होती है वो पकड़ के कोर्ट में लेके नहीं आएगी। पहली बात तो वो कोर्ट में नहीं आती है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ही इसका नाम है पूरा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया गया। अगर कोई बच्चे ने क्राइम कमिट किया है तो वो बच्चा उस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने लाया जाएगा। और उसको, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो कोई अपनी वर्दी वगैरह पहन के नहीं आते, वो एक नॉर्मल लेमैन की तरह आते हैं, ताकि बच्चा अपने आप को सेफ फील करे। क्योंकि पुलिस वाले को देख के अक्सर जब हम लोग बड़े लोग डर जाते हैं, अरे हमारे घर पुलिस कैसे आ गई, है ना। क्योंकि सबको एक थ्रेट होता है, एक कह लीजिए कि मतलब सोसाइटी में डिफेम होने का, या जो भी है कि अरे इनके घर तो पुलिस आ गई, इस तरीके का। तो एक बच्चे को भी ना एक पुलिस का डर रहता है अंदर ही अंदर। तो यहाँ पर हम कहने का क्या मतलब है कि वो उन नॉर्मल लेमैन की तरीके से वो उस बच्चे को साथ में लेके आते हैं। वहां कोर्ट के सामने, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने उनको रखा जाता है। उनकी कोर्ट अलग बनाई गई। उनका हम लोग ट्रायल हम लोग नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं करते हैं। अगर मानिए पुलिस बच्चे को पकड़ के लेके आएगी और कोर्ट में बाकी क्रिमिनल्स की तरह अपियर करेगी वहां पर, तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो मेंटल थिंकिंग है वो और ज्यादा प्रभावित हो जाएगी। मैं ये कहूंगी वो और ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। बच्चा अपने आप को ट्रॉमा में फील करेगा कि ये मैंने क्या कर दिया या मेरे साथ क्या हो रहा है, वो और डरा डरा हो जाएगा। तो हम उसको कभी मेन स्ट्रीम, हम क्या, कभी हम उसको सोसाइटी से नहीं जोड़ पाएंगे। राइट। तो इसीलिए ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लाया गया। अब मैं एक आपको डिफरेंस बताती हूँ, 2015 और 2000 वाले एक्ट में क्या डिफरेंस है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि 2000 वाले एक्ट में अगर आप लोग देखें, तो 2000 एक्ट में अडॉप्शन का जो सेक्शन है वो सिर्फ एक ही सेक्शन दिया गया है। ठीक है, दैट इज सेक्शन 41। और इस एक्ट में प्रॉपर पूरा अडॉप्शन का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है। पूरा एक चैप्टर अडॉप्शन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग वापस मैं अपने उस पॉइंट पे आ रही हूँ। पहला हमारा क्या हुआ, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। पर्पस क्या है इसका, प्रिवेंशन। अगर जुवेनाइल ने कोई क्राइम कमिट कर दिया है तो हम उसको रिहेबिलिटेट करेंगे, हम रिहेबिलिटेट सेंटर में उसको डालेंगे, उसके सुधार के रहे उसके अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे, और तब लाके उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उसको जोड़ेंगे वापस। वापस उसको सोसाइटी का हिस्सा बनाएंगे, ये सोच के कि लाइक तुमने कुछ नहीं किया है, जो हुआ था दैट वाज अ पास्ट, आप उसको भूल जाइए। अब एक आप नॉर्मल इंसान की तरीके से वापस इस सोसाइटी में आप रह सकते हैं, जी सकते हैं। ठीक है, वो ट्रॉमा, उस ट्रॉमा से हमें बच्चे को बाहर निकालना है। पहली, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट इज, अब वो रिहेबिलिटेट सेंटर से बाहर तो आ गया है। ठीक है, देखिए आप लोग बात को समझिएगा, ये चीजें मैं आप लोगों को पहले ही एडवांस स्टेज में इतनी इसलिए बता रही हूँ। जब आप ये पूरा कुछ समझ जाएंगे कि कैसे कैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को बनाया जा रहा है, क्या क्या प्रोसीजर है, तो बेयर एक्ट आपको बहुत मिनट मतलब सेकंड्स में समझ में आएगा कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज आपसे क्या क्या रही है। फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सेकंड इज रिहेबिलिटेट, एंड थर्ड वन इज अडॉप्शन। अब रिहेबिलिटेट होने के बाद मानिए कि बच्चा सुधर गया है, अब वो वापस सोसाइटी में आ गया, तो अब वो रहेगा कहाँ, पेरेंट्स के पास वो जा नहीं सकता, मानिए पेरेंट्स है ही नहीं। ठीक है, अब वो कहाँ रहेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए अब जैसे कि आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि आईवीएफ सेंटर्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, अगर हम आज के समय की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं बोथ मेल फीमेल की बात करूंगी कि आजकल रिप्रोडक्शन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मोस्टली आईवीएफ सेंटर्स के थ्रू ही बेबी बॉर्न हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों को ही ज़रूरत है वहां पर। जो बच्चा एक तरीके से वो ऑर्फन हो गया, राइट, वो निकला तो है लेकिन वो अपने आप को बड़ा अनाथ फील करेगा। अगेन मैं रिपीट करूंगी, अभी हम वो, अभी सोसाइटी में आया है,
ठीक है, अब वो देखेगा कि एक के फादर तो उसे बड़ा प्यार कर रहे हैं, उसको आइसक्रीम खिला रहे हैं, उसको गाड़ी में बैठा के घुमा रहे हैं। अब वो बच्चा सड़क पे खड़े होके देख रहा है। फिर उसके दिमाग में कुछ ना कहते ना कुछ ना कुछ, वो अपने आप को फिर एक डिस्क्रिमिनेट फील करेगा, मेरे पास तो पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे को कोई प्यार करने वाला नहीं है। तो ऐसे में देखिए फिर वहीं पे बात आ जाती है केयर एंड प्रोटेक्शन। ऑल दो वो आपका ये रिहेबिलिटेट सेंटर से बाहर आ चुका है, लेकिन उसे प्यार और केयर की तो जरूरत अभी भी है, प्रोटेक्शन की जरूरत अभी भी है। तो ऐसे में क्या है, अडॉप्शन एक रेमेडी, हम लोगों ने एक इसको एक रेमेडियल मेजर आप हम लोग मान के चलिए कि एज एन रेमेडी, वो पेरेंट्स जिनके पास बेबी नहीं है, ठीक है, और वो बच्चे जो लोग वो जो भी जो केयर भी चाहते हैं, जो अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, वो फिर देखो जो पहले भी उनको प्यार नहीं मिल पाया, तभी तो वो जुवेनाइल कन्वर्ट हुए ना। अब हमें उनको वापस तो वही पोजीशन पे नहीं पहुंचाना है। तो इसीलिए उनको वापस से केयर मिले, प्रोटेक्शन मिले, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रॉपर अडॉप्शन का चैप्टर लाया गया और अडॉप्शन के मेथड्स बताए गए कि अडॉप्शन भी तीन तरीके का होता है। एक विद इन इंडिया, एक आउटसाइड इंडिया, एंड थर्ड वन इज आउटसाइड इंडिया बट विद इन रिलेटिव्स। ठीक है, तीन कैटेगरी से अडॉप्शन होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अडॉप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं अगर बात करूँ, तो अडॉप्शन में भी क्या हो रहा था कि लोग जैसे अब मानिए कि कोई आया और इंडिया से बच्चे को अडॉप्ट करके ले गया, तो अब वो वहां पर क्या हो रहा है, वहां ले जाके वो उससे बर्तन साफ करा रहे हैं, वो झाड़ू पोछा करवा रहे हैं बच्चे से, ये सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एक टाइम पर। तो ये सब क्या हो रहा है, ये अगर कहा जाए तो एक अडॉप्शन के नाम पर बच्चे के साथ मिसयूज होना बच्चे का शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसके लिए फिर कानून हमें फिर वहीं पर आके हम खड़े हो गए पोजीशन, फिर बच्चे की सेफ्टी नहीं है, बच्चे को जस्टिस नहीं मिल पा रहे हैं फिर से। तब क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉपर एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया कि कैसे अडॉप्शन किया जाएगा। अडॉप्शन होना आज के टाइम पे आसान नहीं है। अगर मानिए आप इंडिया से कोई बच्चा यूएस अडॉप्ट करके ले जा रहे हैं, तो यहाँ की लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ से प्रॉपर उसका पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बन के जाएगा। और अगर जब वो आउटसाइड कंट्री पहुंच जाएगा, तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट किया जाएगा कि ऐसे ऐसे बच्चा वहां पर आया है। और उसके बाद वो वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं वो प्रॉपर चेक रखेंगी कि बच्चा प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन में रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो अब कानून पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है, सख्त हो चुका है। तो आई होप यहाँ तक आपको पर्पस क्लियर हुआ होगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाने का पर्पस क्या है। मैंने आपको एक वर्ड्स में ही समझाया कि जुवेनाइल कौन होता है, उसको जस्टिस की जरूरत क्यों पड़ रही है, और उसको केयर और प्रोटेक्शन हम कैसे दे सकते हैं। तो प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेट एंड थर्ड वन इज अडॉप्शन। तो यही तीन पर पूरा एक्ट बेस्ड है, और हम लोग इसी को पढ़ेंगे, राइट। तो अभी आज की क्लास में हम लोग पहले चैप्टर 1 डील करेंगे, दैट इज सेक्शन 1 एंड 2। पहले रीड कर लेते हैं इसको। सी, ये हमने टाइटल पढ़ लिया है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। नाउ सी चैप्टर 1। हमारे एग्जाम में तीन ही चैप्टर आने वाले हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, राइट। बहुत ही आसान है। अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से अटेंड कर ली है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मिस नहीं होने वाला है। तो पहला सेक्शन बात करता है आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। इसके बाद सेकंड सेक्शन है आपका डेफिनेशन। तो पहले सेक्शन 1 को हम लोग देख लेते हैं। सी चैप्टर, ये मैं आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अडॉप्शन का प्रॉपर चैप्टर जो बना है दैट इज चैप्टर 8, अडॉप्शन। और 2000 एक्ट में क्या था, सिर्फ एक ही सेक्शन था अडॉप्शन के ऊपर, दैट इज सेक्शन 41। ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अब पूरा चैप्टर 8 पूरा हमने अडॉप्शन के नाम किया। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नंबर 2 है ऑफ 2016। नाउ सी एन एक्ट टू कंसोलिडेट, अब इसकी पहले आप कमेंसमेंट डेट देख लीजिए कि ये एक्ट आया लागू कब से हुआ था। द वर्ड
दिस एक्ट वॉज enforced ऑन 15 जनवरी 2016। ये डेट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 जनवरी 2016 से ये एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, वापस आते हैं। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। दिस एक्ट में भी कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये टाइटल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो मुझे दोबारा नहीं जरूरत है समझाने की। आगे देखते हैं। सेकंड, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुका है 2019 का, जम्मू एंड कश्मीर सभी को पता होगा, तो अब ये जम्मू एंड कश्मीर पे भी होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। थर्ड, इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट। डेट मैंने आपको बता दी 15 जनवरी 2016, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, राइट। Clause 4, notwithstanding anything contained in other law for the time being in force, the provision of this act shall apply to all matters concerning children in need of care। सबसे पहले आप लोग यहीं रुक जाइए। ये क्या कह रहे हैं? द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के सारे प्रोविजन shall apply to all matters concerning children in need of care। तो इस एक्ट के जितने भी मैटर्स हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन, जो जिनको किसकी जरूरत है, केयर की और प्रोटेक्शन की, ठीक, एंड चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ। तो यहाँ पर दो तरीके के बच्चों की बात हो रही है। एक वो बच्चे जिनको केयर, मानिए, देखिए यहाँ मैं एक बात बता देती हूँ, मैंने ये चीज मिस हुई है। ऑफेंस की कैटेगरी बच्चों की डिवाइड कर दी गई है। लाइक 7 ईयर्स से बिलो अगर कोई बच्चा ऑफेंस करता है, आईपीसी में मेंशन्ड है, तो वो ऑफेंस ऑफेंस नहीं माना जाता। सेकेंड कैटेगरी हमारी होती है 7 to 16। अगर 7 साल की उम्र का, 7 साल से लेके 12 साल की उम्र का कोई भी बच्चा कोई क्राइम कर देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो वो बच्चे, कैसा भी उसने क्राइम कर दिया हो, पहली बात तो वो जुवेनाइल ट्रीट नहीं होगा, वो चाइल्ड ही रहेगा। क्योंकि वो चाइल्ड है तो उसको, अगर उसने कोई हीनियस ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो उसको 3 साल की सजा होगी। चाहे उसने मर्डर कर दिया, चाहे रेप कर दिया, एनीथिंग, कोई भी हीनियस ऑफेंस में वो इन्वॉल्व हुआ है, तो उसको 3 साल से ऊपर की सजा नहीं होगी। नाउ द मेन कैटेगरी कम में 16 to 18। ठीक है, तो 16 to 18 के केस में हम लोगों को क्या देखना है कि बच्चे को, क्योंकि अब वो है, तो अब अगर हम इंडियन मेजोरिटी एक्ट या बच्चे की नॉर्मल एज देखें, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखें, तो अबव 18 ही बच्चा मेजर कहलाता है, उससे बिलो तो वो माइनर है। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 16 to 18 की कैटेगरी में अब कोर्ट क्या देखती है कि उसका रैशनल जजमेंट, क्या बच्चा कैपेबल है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इस एक्ट। क्या उसको पता है वो जो एक्ट कर रहा है दैट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ। क्या उसको ये पता है कि जो उसने एक्ट किया है उसने लॉ का वायलेशन किया है। अगर उसको ये इस चीज की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है, उसको लाइक उसने सेक्सुअल एक्ट किया है, ही इज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, वो लाइक वो नॉर्मली भी इन चीजों में शामिल होता है, या जो भी कहिए, क्योंकि उसका टेस्ट होगा और वहां से उसकी मतलब थिंकिंग के बारे में, मेंटल एबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। और अगर बच्चा अवेयर है तो उसको एज एन मतलब एडल्ट ट्रीट, मतलब मेजर ट्रीट किया जाएगा। और अगर बच्चा कैपेबल नहीं है ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो बच्चे को जुवेनाइल कहा जाएगा, कि बच्चा जुवेनाइल है। और जुवेनाइल ने मतलब, क्योंकि उसने, उस बच्चे ने क्राइम कमिट कर दिया है, तो इस एक्ट ने उसको नाम दे दिया है जुवेनाइल। जैसे हम लोग सीआरपीसी में जो एक पर्सन है उसने एक्ट कोई क्राइम कमिट किया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्यूज्ड पर्सन। इसी तरीके से, क्योंकि हमें बच्चे को वापस लाना है, हम उसको एक्यूज नहीं बोल सकते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, तो इसलिए इस एक्ट ने उसको जुवेनाइल नाम दिया बच्चे को। आते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द ऑल मैटर कंसर्निंग चाइल्ड इन ईयर ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड
चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो यहाँ ये दो तरीके के बच्चों की बात हो रही है। एक तो चाइल्ड, वो बच्चे जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, लाइक अनाथ होते हैं, बहुत लोग होते हैं। और वो बच्चे जो चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का क्या मतलब है? जो इनसे कोई अपराध हो गया है, इंक्लूडिंग apprehension, detention, prosecution, penalty or imprisonment, rehabilitation and social reintegration of children in conflict with law, right? Second is procedures and decisions or orders relating to rehabilitation, adoption, reintegration and restoration of children in need of care and protection. तो आई होप इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने आप में बहुत क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पर। तो यहाँ के देखिए, इस अब हमने सेक्शन 1 से हम लोगों ने पढ़ लिया। तो सेक्शन 1 में आपके सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लोग अलग से हम लोग अपने एमसीक्यूज के अलग से सॉल्व करेंगे। लेकिन जो मेन मेन क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सब एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर, कि एक्ट की डेट क्या है, एक्ट कब लागू हुआ, और ये मतलब केयर प्रोटेक्शन किसकी बात हो रही है, हु इज जुवेनाइल, हु इज चाइल्ड, इन विच सेक्शन चाइल्ड इज प्रोवाइडेड, इन विच सेक्शन जुवेनाइल इज मेंशन्ड। तो ये सब चीजें। अब आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पर, आगे मिलेंगी आप लोगों को ये। जस्ट अ मिनट प्लीज, लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर सेक्शन 2 को दोबारा पढ़ने से पहले, मतलब शुरुआत इसकी करने से पहले, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक मैकेनिज्म बनाया, एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बनाया। तो ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम मैं किसको बोल रही हूँ? सिस्टम का मतलब है यहाँ पर कि जैसे हमने एक बोर्ड क्रिएट किया सबसे पहले, कि जो भी सुनवाई होगी वो उस बोर्ड के सामने होगी, जेजेपी जिसको हम बोलते हैं। क्यों हो, मतलब पर्पस हम लोगों ने समझ लिया। इसी तरीके से जो मैकेनिज्म का नाम दिया गया, वो आप लोगों को पता होगा, कारा, CARA। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी, कारा इसको बोलते हैं। क्योंकि जो भी अडॉप्शन होना होता है, यही अथॉरिटीज उसको मैनेज करती हैं, कि अडॉप्शन अगर कोई पेरेंट्स कर रहा है तो उसके क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होगा। अब एकदम तो ऐसे नहीं है आए और बच्चे उठा के ले गए, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है साथ में। तो लेट्स कम बैक टू सेक्शन 2, डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड। अब हम सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, अबेंडेंड चाइल्ड। अबेंडेंड चाइल्ड कौन होता है? देखिए, अबेंडेंड चाइल्ड मीन्स अ चाइल्ड डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल or adopted parents or guardians who has been declared as abandoned by the committee after due inquiry। अब abandoned child कौन होता है? कि लाइक जिनके, वो बच्चा हु इज डिजर्टेड बाय का मतलब है जिस बच्चे को उसके माँ बाप ने छोड़ दिया। लाइक आप स्ट्रीट्स पे भी बाहर भी देखते हैं कि माँ बाप ने बस लाइक पैदा किया है और उनको अकेले छोड़ दिया, कि लो बच्चे बैगिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे कामों में लग जाते हैं। तो वो चाइल्ड जो डिजर्टेड, लाइक मानिए घर से निकाल दिया किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को, डिजर्टेड बाय हिज बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट कौन होते हैं? जिन्होंने उनको बच्चे को जन्म दिया है। या अडॉप्टेड पेरेंट्स या गार्जियन, या मानिए कि किसी ने अडॉप्ट कर लिया, पेरेंट्स ने, किसी ने आके अडॉप्ट कर लिया, तो दे आर अडॉप्टेड पेरेंट्स। एंड गार्जियन कौन कह रहे हैं? कि मानिए बायोलॉजिकल पेरेंट सरवाइव नहीं कर रहे हैं, या वो नहीं है, तो उसके किसी गार्जियन ने उसको अडॉप्ट कर लिया। हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अबेंडेंट बाय द कमिटी। एक कमिटी सेटअप होती है जो आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, जब सारे उसके वेयर अबाउट सब जान लेने के बाद, जब वो सब इंक्वायरी कर लेते हैं कि हाँ इस बच्चे के आगे पीछे कोई नहीं है इसका ख्याल रखने वाला, केयर एंड प्रोटेक्शन देने वाला, तब उस बच्चे को इस एक्ट के अंदर अबेंडेंट चाइल्ड डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड किया जाता है। अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्लीज हम लोग, क्योंकि डायरेक्टली पीटी में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 में कौन किस चीज की डेफिनेशन दी हुई है। तो दैट इज अबेंडेंट चाइल्ड। नेक्स्ट, अडॉप्शन। अब अडॉप्शन क्या होता है, हमें अडॉप्शन की डेफिनेशन को समझना है।
अडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है थ्रू विच द अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ठीक है, किसी के पेरेंट्स मानी नहीं है दुनिया में, या पेरेंट्स हैं लेकिन हमने अपना बच्चा किसी और पेरेंट्स को दे दिया एज एन अडॉप्ट, मतलब उन्होंने हमारे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब उसके जो पेरेंट होंगे वो अडॉप्टेड पेरेंट होंगे, अब उसके बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं उसको माँ बाप कहलाएंगे। तो यहाँ पर मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच देन अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली सेपरेटेड फ्रॉम हिज बायोलॉजिकल पेरेंट्स, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जिन्होंने जन्म दिया है उनसे वो पूरी तरीके से परमानेंटली अलग हो चुका है, एंड बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड। लॉफुल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को, प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद उस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है, लॉ को फॉलो करते हुए, तो इसलिए उसको लॉफुल चाइल्ड बोल रहे हैं। बिकम्स द लॉफुल चाइल्ड ऑफ हिज अडॉप्टेड पेरेंट्स with all the rights and privileges and responsibilities that are attached to the biological child। बेसिकली क्या कहना का मतलब है यहाँ पर कि जो जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की होती है जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे की केयर करना, प्यार देना, उसके हक उसको देना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको खाना पीना खिलाना, एवरीथिंग। तो जैसे जिम्मेदारी एक बायोलॉजिकल पेरेंट की होती है, अब वो सारी जिम्मेदारियां अडॉप्टेड पेरेंट्स की होंगी, सेम एज लाइक अ बायोलॉजिकल पेरेंट। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। सेक्शन ये क्लॉज 3 आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार रीड भी कर देती हूँ आप लोग के लिए। अडॉप्शन रेगुलेशंस नॉट इम्पॉर्टेंट। अडॉप्शन रेगुलेशन मीन्स रेगुलेशंस फ्रेम बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी बनाती है, एंड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अडॉप्शन। कुछ नहीं है इसमें। अब आते हैं आफ्टर केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क भी कर लीजिए और ध्यान से पढ़िएगा। आफ्टर केयर मीन्स मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट। ठीक है, आफ्टर केयर का मतलब क्या है, पहले हमको वो समझना है। आफ्टर किस चीज के बारे में बात कर रहा है, थिंक, पढ़ते हैं। मेकिंग प्रोविजन ऑफ सपोर्ट, फाइनेंशियल और अदरवाइज, टू पर्सन्स हु हैव completed the age of 18 years but have not completed the age of 21 years and have left any institutional care to join the mainstream of the society। तो ये किसकी बात कर रहा है? अब तक जो बच्चा था, जो एक रिहेबिलिटेट सेंटर में रह रहा था 16 से 18 साल की उम्र में, अब वो 18 साल का हो चुका है। ठीक है, अब वो इंस्टीट्यूशनल, किस इंस्टीट्यूशनल केयर की बात हो रही है? जहां पे वो अभी तक रह रहा था, जो रिहेबिलिटेशन सेंटर था। अब वो 18 का हो गया, अब वो वहां से निकल चुका है। किस लिए निकल गया है? टू ज्वाइन मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। अब वो वापस सोसाइटी में आ गया। अब आप याद करिए, मैंने एक सीन बताया था आपको, ये बच्चा रोड पे खड़ा खड़ा हुआ है, देख रहा है सामने कि अरे उसके पापा तो उसको आइसक्रीम खिला रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। अब वो फिर कहीं ना कहीं वही चीज फील कर रहा है, मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मेरे पास कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगा, वो अपने आप को अनाथ फील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, तो अब बच्चे को ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या होगा? ऐसे केसेस में फिर अडॉप्शन किया जाता है ऐसे बच्चों को। इसीलिए उनको उनको भी एक सपोर्ट की जरूरत है, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, या अदरवाइज कैसे भी, टू पर्सन्स हु हैव कंप्लीट द एज ऑफ 18 ईयर्स बट हैव नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 21। अभी वो 21 के नहीं हुए हैं, बस वो अभी 18 के पूरे हो गए हैं, तो उनको भी तो केयर की जरूरत है ना। तो इसीलिए उसको कह रहे हैं ये आफ्टर केयर। तो इसकी रेमेडी क्या है? अडॉप्शन। ऐसे बच्चों को फिर हम लोग मेनली अडॉप्ट करवा देते हैं, ताकि उनको भी प्यार मिले, उनको भी केयर मिले। ओके, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, राइट? तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने रीड किया है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आप लोगों ने आज की सेशन में, आज की क्लास में पढ़ा है, इसको एक बार आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा। चाहे दोबारा लेक्चर को सुन लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आया है दोबारा समझ लीजिए। कल हम आगे कंटिन्यू करके बाकी सेक्शंस को कवर करेंगे, क्योंकि एक्ट काफी मतलब ये नहीं है कि बहुत टाइम लेगा, मैं बहुत जल्दी इसको कवर और काफी अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगी आप लोगों का। बाकी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, एंड ट्रस्ट अस एंड ट्रस्ट माय फैकल्टीज। जो भी आप लोगों को बाकी लेक्चर्स भी करा रही हैं साथ में, उनके भी वीडियोस को जाकर जरूर देखिए, वहां से अपने इस ईपीओ
के सिलेबस को पूरा कवर करके फुल फ्लैश प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में अपीयर हुई है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।